हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित इलेक्ट्रिकल क्लासेस। तो आई होप कि आपको स्टेपर मोटर की जो वीडियो थी वो अच्छी लगी होगी। तो आपको बता दिया था स्टेपर मोटर जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, हाइब्रिड, परमानेंट मैग्नेट और तीसरी आपको बताई थी कौन सी, वेरिएबल रिलेक्टर। तो स्टेपर मोटर अपनी कंप्लीट होगी थी। तो आज अपने जिस मोटर की बात करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी सी प्यारी मोटर है जिसका शोर बिल्कुल नहीं होता, नॉइस फ्री होती है। आप सब समझ गए होंगे। आज अपने बात करने जा रहे हैं हिस्टेरिसिस मोटर की। किसकी? हिस्टेरिसिस मोटर की। हिस्टेरिसिस मोटर को हिंदी में शैथल्या मोटर के नाम से भी जाना जाता है। शैथल्या मोटर क्या लो, हिस्टेरिसिस मोटर एक ही बात है, क्योंकि इस नाम से आपको एक बात तो पता लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये मोटर एक हिस्टेरिसिस लॉस के आधार पर कार्य करती है। किस पे? हिस्टेरिसिस लॉस के आधार पर। देखो ये जो मोटर है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के आधार पर आती है, ये तो सभी आप जानते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये होगा सिंक्रोनस मोटर का नाम दिमाग में आती है, एक बात तो दिमाग में आ जाती है कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो कभी भी रोटर स्पीड पे नहीं चलती। किस पे चलेगी? सिंक्रोनस स्पीड पे, यानी कि वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। उसी प्रकार ये भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी, पर इसके अंदर मैं क्या करूंगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पहले जनरेट करूंगा। जनरेट करने से क्या होगा, मेरा रोटर पहले उस अलाइनमेंट में आएगा, उसके बाद जब दो समान पोल आएंगे तो उसके अंदर इंटरलॉकिंग हो जाएगी, और इंटरलॉकिंग होने के बाद वो अपने साथ के साथ उस मैग्नेटिक दिशा में और मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ कंबाइंड चलने लग जाएगा। यानी कि सिंक्रोनस स्पीड, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो स्पीड होती है उसे सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, उसी के साथ साथ रोटेट करना लग जाएगा, जिसके कारण अपने इस मोटर को क्या बोलते हैं? एक सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि उसका रोटर उसके साथ चलेगा कैसे, अलाइन कैसे होगा, या उसके अंदर लोकअप कैसे होगा। तो लोकअप ऐसे होगा कि इसके अंदर मैं जो मटेरियल यूज करूंगा रोटर के अंदर वो हार्डकोर क्रोमियम स्टील, या अपने कह सकते हैं कोबाल्ट, इस पदार्थ का बना होगा, यानी कि सीधी भाषा में फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का बना होगा। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ आप सभी जानते हैं एक ऐसा पदार्थ है जिसको मैग्नेटाइज करने के बाद डीमैग्नेटाइज करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि बहुत समय लगता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर अवशेष चुंबकत्व या रेजिडुअल मैग्नेट रह जाता है। तो जब उसके अंदर रेजिडुअल मैग्नेट रह जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा होती है। रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा होने के कारण रोटर जो होता है वो किसके साथ लोकअप होता है? स्टेटर के साथ, और स्टेटर चाहकर भी वो लोकअप नहीं तोड़ सकता क्योंकि उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होती है। रेजिडुअल मैग्नेट उसके अंदर होता है। क्यों? क्योंकि रेजिडुअल जो मैग्नेट होता है उसी से तो बीएच वक्र बनता है। आप सभी बीएच वक्र के बारे में जानते ही होंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपने हिस्टेरिसिस मोटर। तो मैंने आपको बताया पहली बात तो ये कि इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मेरे को जनरेट करना है। उसके लिए अपने क्या करेंगे, दो चीजें होती हैं, एक तो आप सभी जानते हैं रोटर, एक आपका होगा स्टेटर। एक बात बता दो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट के लिए मैं सिंगल फेज की वाइंडिंग तो सिंगल फेज की करूंगा पर दो भागों में, यानी कि या तो मैं क्या करूंगा, एक आपकी वाइंडिंग करूंगा कौन सी, मेन, और एक करूंगा एक्सिलरी। क्लियर है? या फिर मैं इसका ऑपरेशन दो तरीके से कर सकता हूं, एक तो मेन और एक्सिलरी करके दो वाइंडिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लूं, या फिर मैं क्या करूंगा, एक ऑपरेशन और है, जैसे अपनी शेडेड पोल होती थी, शेडिंग रिंग लगा के अपने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते थे। तो ऑपरेशन ये हो गया। और ये मोटर थ्री फेज के लिए भी होती है, तो थ्री फेज के लिए अपने को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्री फेज से मिल ही जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस मोटर का कार्यप्रणाली। तो ऑपरेशन इसके दो प्रकार के हो सकते हैं, ये भी याद रखना, शेडेड पोल से भी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट करना शेडेड पोल द्वारा, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मेन और एक्सिलरी दो वाइंडिंग लाके उसके द्वारा भी क्या कर सकते हो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हो। रोटर जो होता है उसकी स्ट्रक्चर देखो, ये शाफ्ट होगी, शाफ्ट के ऊपर सबसे पहले एक बल्कि सा पीस लगाऊंगा, यानी कि एक पतला सा पीस किसका लगाऊंगा, एल्यूमिनियम या इस ऐसे पदार्थ का लगाऊंगा जिसके अंदर एडी करंट लॉसेस भी होते हों, यानी कि जो मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक पदार्थ नहीं होना चाहिए। फिर क्या करूंगा, इसके ऊपर एक और परत चढ़ाऊंगा, किसकी, जैसे कोबाल्ट हो गया, तो कोबाल्ट एक क्या है, मैग्नेटिक पदार्थ है। कौन सा? फेरोमैग्नेटिक, यानी कि इसको चुंबक बनाने से इसके अंदर अवशेष चुंबकत्व का मान रह जाता है। यानी कि एक बात तो क्लियर होगी, अपने को अवशेष चुंबकत्व रखने वाला पदार्थ ही चाहिए। तो मैंने फेरोमैग्नेटिक पदार्थ जैसे कोबाल्ट यूज कर लिया, ये शाफ्ट होगी, ये एक बल्कि सा पीस मैंने एल्यूमिनियम का लगा दिया, और उसके ऊपर मेन जो अपना कार्य के अंदर आने वाला है वो क्या है, कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट लगा दिया जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। एक बात याद रखना, इस मोटर में ना दांते होंगे, ना खांचे होंगे, ना वाइंडिंग होगी,
ये क्लियर हो गया। ना दांते ना खांचे वाइंडिंग, यानी कि ना तो इसके अंदर टीथ होंगे, ना स्लोट होंगे, ना वाइंडिंग होगी, बिल्कुल स्मूथ होगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि दांते खांचे और वाइंडिंग तीनों चीजें ना होने के कारण ही ये मोटर नॉइसलेस होती है, यानी कि शोर नहीं करती, ठीक है। अब एक बात बता दूं, मैंने इसके अंदर जो पदार्थ यूज किया है, सबसे ऊपर जो परत चढ़ाई है वो किसकी चढ़ाई है? फेरोमैग्नेटिक की। अब फेरोमैग्नेटिक है तो इसके अंदर मतलब जब मैग्नेटाइज करेंगे तो बीएच वक्र यानी कि इसके अंदर अवशेष चुंबकत्व रहेगा और इसकी रिटेंटिविटी क्या होगी? उच्च होगी। अब बात करते हैं कि क्या होता है। लगभग रिटेंटिविटी कह लो या मैग्नेटिक जो उसके अवशेष चुंबकत्व है वो एक दोनों के समानुपाती ही होता है। अब अपने चेक करते हैं कि बीएच वक्र कैसे बनेगा। ये बी हो गया एच, बी यहां पर फ्लक्स डेंसिटी होगी, एच यहां पर मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है। अब मैंने किसी भी पदार्थ को चुंबकित किया, देखो आईटीआई वाले बच्चों को ज्यादातर ये बहुत मुश्किल से समझ आता है, ठीक है। तो मैं सिंपल सा बेस से क्लियर कर दूं, क्या होगा कि जब मैं किसी भी एक पदार्थ को मैग्नेटाइज करता हूं, जब मान लो फेरोमैग्नेटिक है या रोटर ही मान लो, जो मेरा रोटर है वो मैग्नेटाइज तो होगा ना, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने रखा है तो मैग्नेटाइज होगा। तो क्या होता है, किसी भी अपने पदार्थ को जब मैग्नेटाइज करते हैं तो यहां से अगर उसको चलते हैं मैग्नेटाइज करके, यानी कि अब मैंने मैग्नेटिक फोर्स लगाया, मैग्नेटाइज किया, मान लो यहां पर आके मैंने उसको चुंबकत्व उसका छोड़ दिया, यानी कि उसको पहले मैंने मैग्नेटाइज करना शुरू किया, यहां पर आके उसको मैग्नेटाइज करना बंद कर दिया। जब मैंने मैग्नेटाइज करना बंद कर दिया तो उसको जिस वे में गया उसी वे में वापस आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं ये अपने अंदर अवशेष चुंबकत्व कुछ रखते हैं, तो वो ऐसे सीधा वापस न आने की वजह से कैसे आएंगे? इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से। यानी कि ये जो इसका गैप है ना, ये रेजिडुअल मैग्नेट है, यही अवशेष चुंबकत्व है और इसी को हिस्टेरेसिस लॉस अपने कहते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ को चुंबकित व विचुंबित, मैग्नेटाइज व डीमैग्नेटाइज करने से जो मैग्नेट की लॉस होता है, जो चुंबकीय हानि होती है, वही तो क्या कहलाती है? अपनी हिस्टेरेसिस लॉस कहलाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि अपना जो वक्र था यहां था, मैंने इसको मैग्नेटाइज किया, करते ही जब मैंने इसको डीमैग्नेटाइज किया तो ये सीधा यहां वापस आने की वजह से कहां से आएगा? ऐसे। कहने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं ये क्या होगा, इतना गैप लेगा, यानी कि चुंबकीय हानि तो होगी। तो ये जो इसका गैप होगा ना, बीएच वक्र के अंदर क्या होता है कि गैप जो अपने रख रहे हैं ना, ये जितना ज्यादा होगा, यानी कि इसका गैप जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा। यहां तक आपको समझ आ गया कि जितना ज्यादा गैप होगा टॉर्क उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। कैसे? अब क्या होगा कि जब मैं इसकी कल्पना करूं या अगर मैं आइडियल मानूं तो आइडियल ये एक स्क्वायर की फॉर्म में होगा। किसकी? स्क्वायर की फॉर्म में होता है, ठीक है। और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनका इससे ज्यादा भी होता है, हो सकता है कम भी हो सकता है। मान लो यहां चला, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते, किसी भी पदार्थ का जरूरी नहीं है कि बीएच का कर्व जो हो वो फिक्स रहे, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो अपने को तो क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो बीएच वक्र आप समझ गए होंगे, बी आपका फ्लक्स डेंसिटी होगी और एच आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है। यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अपने को अवशेष चुंबकत्व रखना है जी। क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी कार्य प्रणाली। तो सिंपल सी है, समझना क्या होगा। ये इसका स्टेटर को मैंने सिंगल फेज की सप्लाई दे दी। ये इसका जो रोटर है ना, वो रोटर मैंने किसका बनाया? कोबाल्ट यानी फेरोमैग्नेटिक का। किसका? फेरोमैग्नेटिक का। इसमें जब मैं सप्लाई दे दूंगा तो क्या हो जाएगा कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इंडक्शन मोटर की भांति कार्य करेगा। तो जब ये इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक होगा तो लिंक होते ही क्या होगा कि इसके अंदर भी एक ईएमएफ जनरेट होगी, जिसके कारण इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा। यानी कि करंट फ्लो होते ही ये चुंबकित हो जाएगा और अपने पोल और अपना एक क्या बना लेगा? मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी कि ये आपका स्टेटर का एक्सिस हो गया और ये आपका रोटर का एक्सिस। एक बात हमेशा याद रखना, स्टेटर और रोटर के एक्सिस में क्या अंतर होगा कि आपका जो रोटर होगा वो स्टेटर के एक्सिस से हमेशा लैग करता है। शुरुआती कंडीशन में स्टेटर का एक्सिस आगे रहेगा, रोटर का एक्सिस पीछे रहेगा। ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल किसके कारण बनता है? बीएच वक्र के कारण। और बीएच वक्र क्यों आया? इसके अंदर जो पदार्थ मैंने यूज किया कौन सा? फेरोमैग्नेटिक। तो यहां तो ये चीज क्लियर होगी कि जो आपका बीएच वक्र है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ये कोण बढ़ेगा, और जितना अच्छा कोण होगा उतना ही ये टॉर्क क्या होगा? ज्यादा होगा। इसको मैं डेल कह देता हूं। क्या कह सकता हूं? डेल। यानी कि ये एंगल
डिपेंड किसके करेगा, बीएच वक्र पे, और बीएच वक्र डिपेंड करेगा आपके पदार्थ पे। जितना अच्छा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होगा उतना अच्छा हिस्टेरिसिस लॉस होगा, यानी बीएच वक्र होगा। जितना ज्यादा बीएच वक्र होगा उतना ही आपका ये बढ़ेगा क्या, एंगल, और जितना ज्यादा एंगल बढ़ेगा उतना ही आपका अच्छा टॉर्क बढ़ेगा। यानी कि टॉर्क की इक्वेशन आपकी T समानुपाती फाई एस फाई आर और आपका डेल, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है फाई एस फाई आर, ये रोटर का, और इनके बीच का एंगल, ये ही समानुपाती होता है टॉर्क के, जिसके कारण एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और इनकी अलाइनमेंट क्या हो जाती है, दोनों मैग्नेटिक आपस में लॉकिंग हो जाते हैं, जिसके कारण ये दोनों एक ही दिशा पे चलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो टॉर्क जो मैंने इसके यहां देखो, पीछे तो रहता ही हमेशा, आप सभी जानते हो, जो आपका एनएस होता है वो हमेशा ज्यादा होता है और एनआर हमेशा कम होता है। तो इस दोनों के बीच की दूरी जो कम करेंगे वो किसके कारण कम करेंगे, इस टॉर्क को प्रोड्यूस करके। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो एक बात याद रखना, अगर स्टार्टिंग में पूछा जाए तो स्टार्टिंग में एज ए इंडक्शन मोटर काम करेगी और रनिंग में एज ए सिंक्रोनस मोटर काम करेगी। यहां तक क्लियर है। तो जो आपका टॉर्क है, टॉर्क की इक्वेशन T समानुपाती फाई एस फाई आर, और अल्फा कह लो या डेल कह लो, एक ही बात है। यानी कि स्टेटर और रोटर के बीच का जो एक्सिस का कोण बनेगा वो जितना ज्यादा होगा उतना टॉर्क अच्छा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और टॉर्क जो होगा वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर हिस्टेरिसिस लॉस कितना हो रहा है, और हिस्टेरिसिस लॉस किस पे डिपेंड करेगा, आपके मैग्नेटिक जो पदार्थ आपने फेरो यूज किया उस पे। यानी कि टॉर्क आपका सीधा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। और एक बात याद रखना, इसके अंदर हिस्टेरिसिस लॉस है जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। स्टार्टिंग में जब मैंने एक परत शाफ्ट के ऊपर किसकी लगाई थी, रोटर के ऊपर, यानी कि एक परत मैंने सबसे पहले एल्यूमिनियम की लगाई, जिसके कारण एडी करंट प्रोड्यूस होगा। स्टार्टिंग में एडी करंट भी इसका टॉर्क में साथ देता है, पर रनिंग कंडीशन में आपका हिस्टेरिसिस जो टॉर्क होगा, जो हिस्टेरिसिस लॉस के कारण हुआ है, वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था तो मैंने मैग्नेटिक पदार्थ किया यूज, जिसके कारण मैं ये चाहता था कि इसके अंदर मैग्नेटिक जो आपका फील्ड हो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, क्योंकि उसके अंदर मैंने ऐसा पदार्थ यूज किया जिसका बीएच वक्र ज्यादा था। यहां तक क्लियर। तो आपका हिस्टेरिसिस टॉर्क जो होगा वो हिस्टेरिसिस टॉर्क जो होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी स्थिर रहेगा। स्टार्टिंग और रनिंग में क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। पर जो आपका एडी करंट टॉर्क है ना, एडी करंट टॉर्क, वो स्टार्टिंग में तो होता है पर रनिंग में क्या हो जाता है, जीरो। अब रनिंग में जीरो क्यों हो जाता है जी, क्योंकि आपका जो एडी करंट होता है वो डिपेंड किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी पे, और रोटर की फ्रीक्वेंसी पे। किस पे, रोटर की फ्रीक्वेंसी। और रोटर की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो S इंटू एफ, यानी कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंटू स्लिप पे डिपेंड करता है। अब स्लिप तो इसमें क्या हो जाएगी, जब सिंक्रोनस स्पीड पे आ जाएगी तो स्टेटर रोटर के बीच में जो कोई गैप ही नहीं रहेगा, एनएस और एनआर में कोई अंतर नहीं रहेगा, स्लिप जीरो हो जाएगी। तो आपका ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और आपकी मोटर किस पे चलती रहेगी, हिस्टेरिसिस टॉर्क पे। तो ये चीज याद रखना, ये कुछ इसकी कार्यप्रणाली है। तो याद रखना कि इसका जो एंगल जो होगा, स्टेटर और रोटर के एक्सिस का एंगल जितना अच्छा होगा टॉर्क उतना अच्छा होगा। हिस्टेरिसिस लॉस इस पे फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड नहीं करेगा। एडी करंट स्टार्टिंग में और हिस्टेरिसिस स्टार्टिंग में काम करेंगे, और रनिंग कंडीशन में एडी करंट काम नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर स्लिप जीरो हो जाएगी। स्टार्टिंग में ये जो मोटर है एज ए इंडक्शन मोटर काम करेगी, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने जनरेट करवाया एज ए इंडक्शन मोटर की भांति करवाया। इसके अंदर इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को दो तरह से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। पहला आपको बताया था कौन सा, मेन और एक्सिलरी लगा के दो वाइंडिंग, या दूसरा आपका था कि आप क्या कर सकते हो, शेडेड पोल की तरह आप मैग्नेटिक फोल्ड जैसे उसके अंदर शेडिंग रिंग लगा के जनरेट कर रहे थे वैसे भी जनरेट कर सकते हो। बस अपने को मैग्नेटिक फील्ड एक बार चाहिए, बाद में तो रोटर उसके पोल आपस में अलाइन हो जाते हैं और मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग होने से क्या होता है, एक दिशा में चलते हैं और एक ही स्पीड पे चलते हैं और स्लिप का मान जीरो हो जाता है। यहां तक अच्छा आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। एक बात बता दूं, इसकी दक्षता बहुत लो होती है। एक्चुअल में इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी लो ही होता है, पावर फैक्टर भी इसका लो होता है, ठीक है। ये तीनों चीजें इसकी लो होती है। पर बात यह है कि रनिंग कंडीशन में इसका जो हिस्टेरिसिस लॉस का जो टॉर्क है वो स्थिर रहता है। बस उसके कारण क्या होता है कि कभी भी चाहकर भी जो सिंक्रोनस है
वो रोटर को अलग नहीं होने देती, हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे ही घूमता रहता है, इसीलिए इसको सिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है सिंगल फेज। तो ये सिंगल फेज, थ्री फेज दोनों की होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और इसका जो टॉर्क होता है, पावर फैक्टर हमेशा लो होता है। और एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि ये छोटे आकार की होती है, छोटे आकार की बनाई जाती है पहली बात, और नॉइसलेस यानी कि आवाज इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर दांते खांचे, आपने कह सकते हैं वाइंडिंग या स्लोट टीथ और वाइंडिंग इसके अंदर होती नहीं है, जिसके कारण इसके अंदर कोई भी शोर और वाइब्रेशन नहीं होता, शोर और वाइब्रेशन नहीं होता। कई बार शोर ना हो पर वाइब्रेशन हो, तो वाइब्रेशन भी एक शोर क्रिएट कर देता है, पर इसके अंदर वो दोनों चीजें नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डीओआर कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे ही अपने मैग्नेटिक फ्लक्स एनएस, मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा चेंज करेंगे, वैसे ही अपनी डीओआर इसकी भी चेंज हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज करें, तो सब जानते हैं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पादन मैंने किया है, या तो शेडेड पोल वाले से करूंगा या मैं मेन और एक्सिलरी वाइंडिंग से करूंगा, यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो जैसे उसकी डीओआर चेंज होती थी, इसकी अपने डीओआर चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और अब इसके यूजेस की बात करें तो टेप रिकॉर्डर, मोस्ट इंपोर्टेंट टेप रिकॉर्डर के अंदर यूज होता है। इसके अलावा इसका देखो, टेप रिकॉर्डर सबसे ज्यादा इसका क्यों कहा जाता है, क्योंकि टेप रिकॉर्डर में जब अपने रिकॉर्डिंग करते हैं, जब इसके अंदर मोटर रनिंग कंडीशन में होती है, चलती है, तो अगर मोटर की ही आवाज होगी तो अपने जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका क्या, दोनों की मिक्सअप हो जाएगी ना। तो अपने ऐसी मोटर उसके अंदर यूज करते हैं कि अपना जो वॉइस हो वही सिर्फ उसके अंदर आए, जो शोर मोटर का या एक्सटर्नल कोई और पार्ट का हो, लोग कभी भी उसमें अंदर काउंट ना हो, सिर्फ अपनी आवाज उसके अंदर आए, इसीलिए उसको आवाज फ्री होती है, नॉइसलेस होती है। टेप रिकॉर्डर हो गया, इलेक्ट्रिक वॉच हो गया यानी कि विद्युत घड़ी हो गया, ऐसे पदार्थों में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। और एफिशिएंसी, पावर फैक्टर और टॉर्क और ये चीजें तो लो होती है, और छोटे आधार बनाई जाती है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज और बता दूं, यदि समान आकार की दो मोटरें या समान प्रकार की दो मोटरें हैं, एक इंडक्शन मोटर है और एक हिस्टेरिसिस मोटर है, तो जो हिस्टेरिसिस मोटर होगी वो इंडक्शन मोटर के मुकाबले 1/4 यानी कि 1 ऑफ द क्वार्टर एफिशिएंसी देती है, यानी कि 1/4 भाग देती है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि अगर ये 100 वाट आउटपुट दे रही है ना, कौन सी इंडक्शन मोटर, तो ये कितना दे देगी, 25 ही देगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इंडक्शन मोटर और हिस्टेरिसिस मोटर के अंदर अगर तुलना करनी हो तो। और बाकी टाइमर वगैरह में भी इसका उपयोग होता है, टेप रिकॉर्डर में भी होता है, इलेक्ट्रिक वॉच में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो यार, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाया करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।